हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ नॉवल टाइगर फॉर मालगुडी को, जिसे लिखा है आर.के. नारायण ने। उनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को और मृत्यु हुई थी 13 मई 2001 को। उनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी अय्यर। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रोफेशन के तौर पर उन्होंने राइटिंग को चुना था। ये कुछ एक चीजें हमें ध्यान रखनी है। इंग्लिश टीचर उनका पहला नॉवल रहा है। यूएसए और इंग्लैंड में उनके नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और अमेरिका में तो उन्हें फॉकनर और ग्राहम ग्रीन के नेक्स्ट राइटर के तौर पर माना जाता है। टाइगर फॉर मालगुडी जो है, इसके प्रीफेस के अंदर उन्होंने कई बातें हमें बताई है। अपने नॉवल का एक बेस हमें जानकारी दी है कि किस कारण से उन्होंने इस नॉवल को लिखा। टाइगर फॉर मालगुडी के अंदर नरेटर हमारा एक टाइगर है जो कि अपनी लाइफ स्टोरी को हमें सुना रहा है। तो देखते हैं पहले प्रीफेस में क्या बताया गया है। उन्होंने कुंभ मेले में एक साधु के बारे में सुना था जो एक टाइगर को साथ में लेकर के घूमता था। टाइगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और इसी बात से प्रेरित होकर के उन्होंने ये नॉवल लिखा टाइगर फॉर मालगुडी। ये पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टाइगर की एक तस्वीर ने भी उन्हें बहुत प्रेरित किया, जिसमें कि एक प्लीडिंग थी, आई वुड लव टू गेट इनटू अ बुक। और नारायण ने इसके रेस्पॉन्स में जैसे तो कहा, श्योरली यू विल गेट इनटू माय बुक। एक बूढ़ा टाइगर पिंजरे में बैठा हुआ है, इस तरीके का सीन हमें क्रिएट करके बताया गया है नॉवल के अंदर, और अपने पास्ट को याद कर रहा है। फिर कैसे वो सर्कस, फिल्म क्रू, मास्टर के बाद जू तक पहुंचता है। ऑथर जानवरों के प्रति प्रेम भाव को जागृत करने की इस नॉवल के जरिए कोशिश कर रहा है। कहानी टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तुत है, अर्थात कहानी का नरेटर कौन हुआ? टाइगर हुआ। तो देखते हैं चैप्टर वाइज। टोटल 25 चैप्टर्स में हमारा ये टाइगर फॉर मालगुडी डिवाइडेड है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें क्या दिखाया गया है? जब उसे जू में छोड़ा गया तो जो आदमी उसे लाया वो ये बोल करके गया कि उसे ह्यूमन कंपनी की आदत है और फ्री मूवमेंट पसंद है। ये बात टाइगर के बारे में वहां इंस्ट्रक्ट करके ये व्यक्ति गया। मास्टर की वजह से टाइगर को वहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। लोग पिंजरे में झांकते हैं, शोर मचाते हैं, उसे फेरोशियस बीस्ट कहते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनसे मास्टर बिल्कुल नफरत करता था, क्योंकि टाइगर दूसरे टाइगर्स से अलग था। वो थिंक, एनालाइज, जज, रिमेम्बर सब कुछ कर सकता था। चैप्टर में हमें आगे दिखाया जाता है कि लोग उसके अपीयरेंस को, उसके दांतों को, उसके पंजों को देखते हैं। प्रकृति ने उसे खतरनाक अपीयरेंस दिया है जिसे वो खुद भी पसंद नहीं करता। जब वो जंगल में रहता था तब उस ऐसी स्थिति नहीं थी। फिर उसे अपना जंगल का जीवन याद आता है कि जंगल में एक कब के रूप में वो अपनी माँ के साथ रहता था और एक दिन उसकी माँ गायब हो गई। फिर टाइगर जीवित रहने के लिए छोटे जानवरों, रेबिट, फॉक्स कब, स्क्वेरल आदि का शिकार करने लगा। धीरे धीरे वो एक खतरनाक जानवर बनता चला गया। वो इस बात पर आश्चर्य करता कि लायन को क्यों किंग माना जाता है, जबकि वो शिकार के अलावा अपने मसल्स को हिलाता तक भी नहीं है। उसे याद आता है कि सर्कस में कैसे लायन उसके आगे रिट्रीट कर गया था, हार मान गया था। रिंग मास्टर ने भी इस पर उसे शाबाशी दी थी। मंकीज के अलावा सभी जानवर उसे देख करके गायब हो जाते हैं, टाइगर हमें बताता है। केवल पोर्क्यूपाइन, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है, तो इस बारे में अच्छे से याद रखिएगा। केवल पोर्क्यूपाइन को वो अवॉइड करके चलता है। एक बार उसने एक पोर्क्यूपाइन पर अटैक कर दिया था। उसके कांटों से वो खुद बुरी तरह घायल हो गया था और कई दिनों तक उसे भूखा तक रहना पड़ा था। एक क्रो ने ये सब देखा था और उसका मजाक बनाया था और पूरे जंगल में ये बात फैला दी थी। इसके अलावा मंकीज से भी टाइगर चिंतित रहता था, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं। शरारती होता है मंकी, और बर्ड्स को भी वो मंकी का साथी मानता है। इसके अलावा वो चिढ़ता है आउल से, क्योंकि वो अपने क्रैकलिंग साउंड से उसका मजाक बनाते हैं। क्रो उस पर पूरी नजर रखता है, इसे क्रो पर भी गुस्सा आता है। जहां भी वो शिकार करता है वहां वो आकर के कोआ शोर करने लगता है, जिससे पीसफुली भोजन करना मुश्किल हो जाता है। लेपर्ड पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता के कारण अपने आप को टाइगर से श्रेष्ठ मानता है। इस बात पर भी टाइगर की नाराजगी है। वो अपने स्पोर्ट्स को टाइगर के स्ट्राइप्स से अच्छा मानता है, इस बात से भी टाइगर को नाराजगी है।
तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में अन्य जानवरों से टाइगर का रिलेशन, किस जानवर को वो सबसे ज्यादा नापसंद करता था वो सब कुछ, और उसके अलावा किस प्रकार से उसकी माँ के बाद वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, इन सब को हमें फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। सेकंड चैप्टर में हमें आगे जो बताया गया है वो ये है कि चीते के स्ट्राइप्स को लेकर के कई प्रकार के सुपरस्टिशंस हैं। ऐसी ही एक कहानी के अनुसार टाइगर किसी समय में बिल्कुल लायन जैसा दिखता था, पर उसने किसी फॉरेस्ट स्पिरिट को नाराज कर दिया, जिसने उसकी पीठ पर कोयले से दाग दिया। ये कहानी लेपर्ड कपल ने पूरे जंगल में फैलाई है, जो कि इंफीरियर फील करते थे खुद को टाइगर के आगे। टाइगर हमें आगे बताता है कि उसने लेपर्ड को कई बार जंगल से भगाने की कोशिश की, पर वो बेनियन ट्री की सबसे ऊंची ब्रांच पर चढ़ जाता था। टाइगर ने फिर उसके एग्जिस्टेंस के साथ ही समझौता कर लिया धीरे धीरे। सबसे ज्यादा खतरनाक जिसे वो मानता है वो है मादा चीता। एक बार मैंगो ग्रोव पर उसका टकराव एक मादा चीता से हुआ हंटिंग के टाइम पर। दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े, एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो बहुत स्ट्रोंग थी, पर दोनों ही एक दूसरे से हारे नहीं थे, टकराने के लिए जैसे तो तैयार बैठे थे, बुरी तरह से थक भी गए थे। तब एक जेकल ने उन्हें आकर के समझाया कि झगड़ा करके खुद का ही नुकसान क्यों कर रहे हैं, उन दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। सुझाव सही भी था। टाइगर उसके पास गया और उससे दोस्ती कर ली। समय के साथ उनके परिवार में 4 कब्ज आ गए। जब कब्ज थोड़ा मूव करने लगे तो अनसेफ सिचुएशन पैदा हो गई। उन्हें हर समय गार्ड करना जरूरी था। एक दिन टाइग्रेस शिकार पर गई। कब्ज टाइगर से नजर चुरा करके निकल गए। टाइगर ने थोड़ी देर तो सबका इंतजार किया, क्योंकि उसे लगा कि वो उनकी माँ के पास होंगे, पर फिर वो बेचैन होने लगा। उन्हें ढूंढते हुए वो जंगल से मैदानी इलाके में गया। अभी तक वो ये सोचता था कि जंगल में कोई नहीं आ सकता था, पर टाइगर हमें कहता है मनुष्य ने हमारी जमीन पर पांव रख दिया था। वो मनुष्य नशे में धुत थे, उनका ध्यान टाइगर पर गया तक नहीं। ये एक पूरा प्रोसेशन था और टाइगर इस प्रोसेशन को ऊंची चट्टान से देख रहा था। चैप्टर 3 में हमें बताया गया है कि इसी चट्टान पर फिर बाद में वो सो गया। उठकर प्रोसेशन के पीछे फिर से चल दिया। गांव पहुंचने पर सब सोए हुए थे। टाइगर भी एक कुएं के पास जाकर के सो गया। उसे वो कार्ट दिख रही थी जिसमें उसके कब्ज और उनकी माँ थी, इम्प्रिजन्ड। वो गुस्से से भर गया था। तभी एक जीप में कुछ लोग आए। जीप के पीछे के हिस्से में टाइग्रेस और कब्ज के शव डाले गए और फिर जीप वहां से चली गई। इसके बाद टाइगर कुएं के पास ही छुप गया और थोड़ी देर बाद ही गांव की कुछ महिलाएं पानी भरने आ गई। तब वो झाड़ियों के पीछे चला गया। अब उसने शाम को लौटते हुए जानवरों के झुंड में से आखिरी जानवर को पकड़ना शुरू कर दिया, पर जब ओनर इन बातों को समझ गए तो उसने अपना तरीका बदला। अब टाइगर छोटे जानवरों को पकड़ने लगा, क्योंकि वो इन्हें एक सिटिंग में खाकर खत्म कर सकता था बिना निशान छोड़े। बार बार वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। अलग अलग लोकेशन पर वो लास्ट एनिमल को पकड़ रहा था। ये चीज काफी फायदेमंद भी रही। जंगल में तो जानवर अलर्ट रहते थे, पर गांव के जो कैटल्स होते हैं खतरे को इतनी जल्दी भाप नहीं पाते थे। विलेजर्स के बीच में भी इस दौरान बेचैनी बढ़ रही थी। जानवर रेगुलर गायब हो रहे थे। इवनिंग सेट होने के पहले वो जानवरों को वापस लाने लगे। टाइगर रात में गांव के आसपास घूमने लगा। ये सब कुछ हमें चैप्टर 3 के अंदर बताया गया है। चैप्टर 4 में हमें बताया गया है कि एक रात वो गांव के सेंटर में शीप एनक्लोजर में घुस गया। उसने यहाँ भी एक लैम्ब को पकड़ ही लिया था, पर ये लैम्ब उसकी पकड़ में चिल्लाने लगा, जिससे सारे जानवर उठ गए और सब चिल्लाने लगे। अब गांव वाले भी आ गए। किसी के हाथ में टॉर्चेस थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, लोहे के सब्बल लेकर के सारे आ गए। उन सबको देख करके टाइगर कंफ्यूज हो गया। उसने इतने सारे ह्यूमंस एक साथ गुस्से में भरे हुए पहले कभी नहीं देखे थे। लैम्ब को छोड़कर टाइगर भागने लगा, परंतु सबने उसे घेर लिया। किसी ने पत्थर फेंके, आग से डराया गया। इसी बीच में एक लड़के के बेम्बू पोल से झाड़ियों में आग लग गई। सारे गांव वाले शीप को बचाने में लग गए। टाइगर भी जैसे तैसे बाहर निकल गया। टाइगर बुरी तरह घायल हो गया था। उसे दुख हो रहा था कि उसने मनुष्यों से बसे गांव को चुना। जंगल में वो लॉर्ड था। ह्यूमंस स्मॉल होते हैं और उनमें भयानकता भी नहीं होती,
परंतु उनमें एक स्ट्रेंज पावर होती है, वो कहता है, जो हिंसक जानवरों जैसे कि टाइगर, एलिफेंट को भी खिलौना बना देती है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। चैप्टर 5 के अंदर हमें बताया गया है कि अब गांव वालों ने निर्णय किया कि वो कलेक्टर के पास जाकर के शिकायत करेंगे। कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी कलेक्टर को टाइगर अटैक की बना बना करके सुनाई गई। टाइगर हमें बताता है कि तब पहली बार उसे महसूस हुआ कि मनुष्य झूठ भी बोलता है। कलेक्टर ने उनसे लिखित में शिकायत मांगी, कई सवाल किए। 5 टाइगर, 4 कब्ज और 1 टाइग्रेस मारे गए हैं। तो उसने शिकारी के लाइसेंस पर भी गांव वालों से सवाल किए, जिसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। विलेजर्स हफ्ते में एक बार कलेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे। इस बीच टाइगर और शातिर हो गया। वो अलग अलग गांव में शिकार करने लगा। गांव वाले रात को चौकीदारी करने लगे, बोनफायर जलाने लगे, पॉइजनस मीट बिखेरने लगे, पर टाइगर उनसे भी ज्यादा अलर्ट था। यहाँ पर चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। चैप्टर 6 के अंदर हमें कैप्टन के बारे में बताया गया है। कैप्टन बताता है कि उसने पूना में किसी आयरिश मैन से एक हाफ स्ट्रिप्ड पोनी, एक येलो मंकी और एक पैरट लिया था। कैप्टन के बारे में इस चैप्टर में जानकारी है और कैप्टन के बारे में कई सवाल भी आते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से सुनिएगा जो भी मैं बता रही हूँ। इसका खेल दिखा करके वो आजीविका कमा रहा था। 50 रुपए में उसने इन तीनों को खरीदा था। फिर उसके जीवन में कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से वो दादाजी से मिला, जो दादाजी ग्रैंड सर्कस के ओनर थे। उसने उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। जब दादाजी ने उससे पूछा कि जानवरों के बारे में वो क्या जानता है, उसका रिप्लाई बहुत ऑनेस्ट था। उसने कहा वो जानवरों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर दादाजी से जानना और सीखना चाहता है। सबसे पहले उसे हॉर्सेस की देखभाल का काम दिया गया। अगर उसने अपनी योग्यता दिखाई तो उसे टाइगर्स एंड लायंस के केजेस का काम दिया जाएगा। उसे खाना, रहने की जगह, पॉकेट मनी सब कुछ दी गई। इस तरह कैप्टन का करियर की शुरुआत हुई, केवल मात्र 20 वर्ष की उम्र में। दादाजी से उसने सर्कस रन करने के कई गुर सीखे। वो जान पाया कि 4 पैरों का जानवर एडुकेट करने का राइट मेथड क्या होता है। धीरे धीरे दादाजी कैप्टन पर डिपेंडेंट होते चले गए। जब उम्र बढ़ने लगी तो उन्होंने कैप्टन को अपना पार्टनर बना लिया और उनकी मृत्यु के बाद सारा सर्कस कैप्टन का हो गया। यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, जिसमें एक तरह से हमें इंट्रोडक्टरी जानकारी दी गई है कैप्टन के बारे में। चैप्टर 7 के अंदर हमें कैप्टन की आगे की लाइफ के बारे में बताया गया है। दादाजी की मृत्यु के बाद कैप्टन ने सर्कस मालगुड़ी में शिफ्ट कर लिया और एक जमीन का टुकड़ा परचेस कर लिया और ग्रैंड मालगुड़ी सर्कस का साइन बोर्ड लगा लिया। मालगुड़ी अब इस सर्कस और इसके वंडरमैन कैप्टन से जाना जाने लगा। इस जगह पर पहुंचने के लिए कैप्टन ने बहुत मेहनत की। वो सुबह 5 बजे उठता था और सभी केजेस को, जानवरों को ऑब्जर्व किया करता था, उनकी स्थिति का आकलन करता और नेग्लिजेंट वर्कर्स को कंट्रोल भी करने की कोशिश करता। वो दादाजी की हर शिक्षा को ईमानदारी से फॉलो कर रहा था। अगर कोई जानवर मर जाए तो रिप्लेसमेंट रखो, चौकन्ने रहो, इस बात को भी वो फॉलो कर रहा था। इसी चैप्टर में हमें उसकी पत्नी रीटा से मिलवाया गया है। ब्रेकफास्ट के दौरान उसकी पत्नी उससे नाराजगी प्रकट कर रही है। वो जानवरों को लेकर के बहुत अधिक केयरफुल है और परिवार के प्रति इतना केयरफुल नहीं है। वो कहती है उसके दोनों बेटे भी लायन टेमर्स बन जाते अगर वो उन्हें लवडेल बोर्डिंग स्कूल में ना भेजती तो। और कैप्टन उससे नाराज इस बात पर है कि वो उसके फैमिली मेंबर्स को मद्रास में सर्कस अर्निंग का पैसा भेजती है और उनमें से कोई भी सर्कस के काम में सहयोग नहीं करता। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि सर्कस के काम के लिए वो ही पर्याप्त है, बाकी लोगों को वो सर्कस का गुलाम नहीं बनने देगी। इस तरीके की नोकझोंक दोनों पति पत्नी के बीच में होती रहती है। जैसे ही कैप्टन की ट्रेपेज टीम को लीड करने वाला कोई मिल जाता है, वो रिटायर हो जाएगी ऐसी रीटा की इच्छा है और मद्रास चली जाएगी। जब बात बढ़ने लगती है दोनों के बीच में तो कैप्टन गुस्से में घर से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि 4 पैरों के 20 जानवरों को कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु महिलाओं को नहीं। चैप्टर 8 शुरू होता है, जिसमें हमें बताया गया है कि कैप्टन ने टाइगर वर्ड कलेक्टर के ऑफिस में सुना और उसे दादाजी की एडवाइस याद आ गई कि अगर टाइगर शब्द सुनो तो उस जगह से कभी भी जाओ मत। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी। गांव वाले
कलेक्टर के क्लर्क से बहस कर रहे थे। इन ऑफिशियल्स का मानना था कि टाइगर विलेजर्स की फैंसी में है। कैप्टन ने विलेजर्स का पीछा किया और फिर उनसे बातचीत शुरू की और जानकारी जुटाई। उसने उन्हें सर्कस में इनवाइट किया और 2 दिन बाद गांव आकर टाइगर को पकड़ने का वादा भी किया। अगले गुरुवार वो गांव आएगा ये भी कहा। गांव का लोकेशन भी उसने जान लिया और निश्चित दिन वहां पहुंच भी गया। गांव वाले उसे देख करके बहुत खुश हो गए। उसका वेलकम कोकोनट ड्रिंक, पापाया और बनाना से हुआ। उसने फॉरेस्ट गार्ड से कांटेक्ट किया और उसे इंफॉर्मेशन देने पर अच्छी फीस देने का भी वादा किया। फिर मेम्पी रेंज के पास रिवर के यहाँ एक केव थी। वहां वो पेड़ पर चढ़कर पूरी रात रुका और अंत में उसे टाइगर की एक झलक देखने को मिली। यहाँ पर हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है और सेक्शन 2 जो कि चैप्टर 9 से शुरू हो रहा है वो बताया गया है। टाइगर काफी केयरफुल था, हर प्रकार के ट्रैप्स को अवॉइड कर रहा था। पर एक दिन उसने घास ब्लीटिंग सुनी। उसने एक वेल फेड गोट को देखा। जैसे ही वो उस बकरी पर कूदा, उसे पकड़ लिया गया और पिंजरे में डाल दिया गया। उसके मैग्निफिशिएंट आकार पर सब सरप्राइज्ड थे। कैप्टन ने कहा, बस थोड़े दिन भूखा रखने पर ये ओबीडियंट हो जाएगा। टाइगर को बुलॉक कार्ट से सर्कस लाया गया। कैप्टन ने टाइगर को भूखा रखा। एक पिंजरे से जब दूसरे पिंजरे में उसे डाला गया, ये उसका पहला ओबीडियंट एक्ट था। यहाँ पर चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। चैप्टर 10, पिंजरे में कैद रहना बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट वाली बात थी, क्योंकि टाइगर को फ्रीडम की आदत थी। 3 दिन तक उसे भूख नहीं लगी और चौथे दिन तो उसकी हालत खराब हो गई थी। ये लर्निंग का फेज था। लोहे की सलाखों से वो बार बार अपना मुंह टकराता और जिसके कारण खून से उसका चेहरा रंग रहा था। मेन एंड मेटल के कॉम्बिनेशन ने उसे बुरी तरह से हरा दिया था। कैप्टन में पता नहीं क्या बात थी कि टाइगर को उसमें अपना सर्वाइवर दिखता था। टाइगर उसके आने का इंतजार करता। टाइगर लगातार लोनलीनेस, इमोबिलिटी और हंगर का सामना कर रहा था। कई दिनों तक उसे भूखा रखा गया था। उसमें अब खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। फिर एक दिन उसे एक लार्ज एनक्लोजर में ले जाया गया। कैप्टन सेंटर में खड़ा था और उसके हाथ में एक विप था, कोड़ा था और एक चेयर थी। उसने टाइगर के फेस पर कोड़ों से बहुत प्रहार किए। जब टाइगर अटैक की कोशिश करता तो कैप्टन चेयर को शील्ड की तरह यूज करता। अदर एनिमल्स ने उसकी कंडीशन को देखी। वहां पैरट, हॉर्स, डंकी, हिप्पोपोटामस, डियर, कई जानवर थे जिन्हें शायद उसने जंगल में देखा भी ना हो। वहां अन्य सबको एक लेसन देने के लिए लाया गया था कि सबको कैप्टन की बात का ओबे करना है। टाइगर की कंडीशन बहुत खराब थी। एक जानवर ने टाइगर से बात करके उसे समझाया कि जैसा कैप्टन कह रहा है वैसा करे तो कैप्टन उसे मारना बंद कर देगा। तुम्हें भोजन पानी सब तभी मिलेगा जब तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे। मंकी बिल्कुल लाइट हार्टेड था, ह्यूमन बीइंग्स के सिमिलर था। कपड़े पहनना, सिगरेट पीता था, साइकिल राइड करता था। उसका एक्ट ट्रेपेज एक्ट के बाद आता था। उसने टाइगर को कैप्टन का ओबे करने की सलाह दी। कैप्टन उसे गोल गोल दौड़ाता। जब वो बुरी तरह से थक जाता तो कैप्टन काइंडली बिहेव करता। टाइगर को केज में छोड़ दिया जाता था, जहां पर उसको मीट और वाटर दोनों मिल जाते। टाइगर की ट्रेनिंग इस तरह से शुरू हो गई थी। अब टाइगर कैप्टन को पसंद करने लगा था। जंगल में वो खुद को राजा मानता था, पर अब वो एक डिफीटेड किंग बन चुका था। यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 11 में हमें जानकारी दी गई है कि एक बार रनिंग में एक्सपर्ट होने के बाद एजुकेशन की नेक्स्ट स्टेज शुरू हुई। अब राउंड राउंड घूमने के अलावा रास्ते में हर्डल्स के तौर पर रखे स्टूल को जंप करके क्रॉस करना था। इसमें भी कैप्टन ने टाइगर को कोड़े से बहुत मारा, परंतु जब करेक्ट टाइमिंग पर टाइगर ने ये कर दिखाया तो उसे कैप्टन ने शाबाशी भी दी। ऑब्स्टेकल्स रास्ते की बढ़ाई जा रही थी। टाइगर परफेक्ट टाइमिंग पर जंप कर रहा था। टाइगर के इस एक्ट और टाइमिंग के बैलेंस को रोंग साबित करने वाले को कैप्टन ने 500 रुपए का इनाम देने तक की घोषणा कर दी थी। ट्रेपेज आर्टिस्ट, क्लाउन्स, अन्य सभी वर्कर्स सर्कस में थे। कई वर्कर कारपेट अनरोल करते थे, फेंसेस सेट करते थे, फर्नीचर लगाते। टाइगर अब सर्कस का एक एस्टेब्लिश्ड मेंबर बन चुका था। उसकी चिंपैंजी से अच्छी दोस्ती हो गई थी।
टाइगर कैप्टन की एनर्जी, पावर एंड वैरायटी ऑफ टास्क की प्रशंसा करता। वो स्टेज पर काम करता, एडमिनिस्ट्रेशन देखता, अकाउंट से चेक करता, पेमेंट करता। उसके दिमाग में नई ट्रिक की ओर अट्रैक्शन रहता और ये सब बातें टाइगर को उसे अप्रिशिएट करने के लिए प्रेरित करती। वो अपने सर्कस को क्रिएटिव सर्कस कहता था। एक बार उसने ट्रेपेज एक्ट में आग के रिंग्स में गुजरने का प्रयोग करना चाहा, जिस पर रीटा के और उसके बीच में बहुत बहस भी हुई। अंततः उसने रीटा को इस एक्ट के लिए तैयार भी कर लिया। कैप्टन के इस डिटर्मिनेशन का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। इस एक्ट को काफी प्रशंसा मिली। यहाँ पर चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। चैप्टर 12 के अंदर टाइगर की ट्रेनिंग का पीरियड की बात की गई है। कैप्टन का प्लान इस बार रिंग ऑफ फायर पार करने के लिए उसे ट्रेन करना था। आग देखते ही टाइगर को विलेजर्स के अटैक की याद आ गई। फिर से कैप्टन टाइगर को टॉर्चर करना शुरू करता है। धीरे धीरे टाइगर बिना फायर को टच किए रिंग से निकलना सीख जाता है। अगली ट्रेनिंग में माइल्डनेस थी, क्योंकि अब की बार उसे बस एक स्टूल पर बैठना था और एक सॉसर में मिल्क रखा गया। उसमें से दूध पीने के लिए टाइगर को ट्रेन किया गया। अभी उसने मिल्क पीना सीखा ही था कि एक नया आइटम आ गया। उसे अब एक बकरी के साथ में मिल्क पीने के लिए ट्रेन किया गया। सामने बकरी को देख करके टाइगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे वो इसके लिए भी ट्रेन हो गया। उसे पहले डमी गोट के साथ ट्रेन किया गया और फिर रियल गोट के साथ। कैप्टन ने अपने फैंस के सामने सर्कस के जुबली शो को डिक्लेयर किया, जिसे 4 in 1 एक्ट कहा गया। पब्लिक के सामने टाइगर को मिरेकल राजा, टाइगर द मैग्निफिशिएंट कह करके पुकारा गया। कैप्टन ने टाइगर को हाईली इंटेलिजेंट और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाला क्रीचर बताया। यहाँ पर चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। चैप्टर 13 में सर्कस लाइफ की ही आगे जानकारी है। कैप्टन 6 महीने मालगुडी में शो रखता। उसके लोगों की टीम सर्कस का एडवर्टाइज करती। मॉनसून में अक्टूबर नवंबर में सर्कस मालगुडी से बाहर अन्य सेंटर्स की ओर जाता, कारवा में जाता, जिससे सर्कस के बारे में सब लोग जान पाए। हर शो के पहले कैप्टन की ऑटोबायोग्राफिकल स्पीच होती। कभी कभी स्पेशल एक्ट को बूस्ट भी करने के लिए वो स्पीच देता। हर स्पीच में वो दादाजी का आभार प्रकट करता। कैप्टन कंसीडरेट प्राणी था। ऑफ वाले दिन वो हर्बीवोरस को मेम्पी रेंज के लोअर रीचेस में छोड़ देता था और अदर एनिमल्स को कम से कम 2 दिन का रेस्ट मिलता। कैप्टन पेपर वर्क बहुत करता था। हर एनिमल के काम के शेड्यूल को डिसाइड करता। टाइगर के काम पर उसकी स्पेशल अटेंशन हुआ करती थी। उसका एक्ट ट्रेपेज एक्ट के बाद था। रीटा कई बार कैप्टन से नाराज भी होती थी। अपनी स्पीच में उसे इंट्रोड्यूस कभी नहीं करता और कई बार कहती कि कैप्टन का होरोस्कोप टाइगर से ज्यादा मैच होता। वो एक ऐसा कपल थे जिनमें बहुत ज्यादा बहस होती थी, पर वो एक दूसरे के प्रति डिवोटेड थे। यही वैवाहिक जीवन का आनंद है, ऐसा कैप्टन का मानना था। आगे हमें बताया गया है कि जुबली शो की किस तरीके से हाई पब्लिसिटी की गई है। पोस्टर्स चिपकाए गए हैं एल्बर्ट मिशन कॉलेज को के कंपाउंड वॉल्स पर और सेंट्रल जेल की वॉल्स पर पोस्टर्स हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स से अपोजिशन को भी शांत करता, डोनेशन देता बर्थडे गिफ्ट के रूप में, यानी कि हर टैक्टिक को फॉलो करता। और उसकी ये टैक्टिक्स बॉक्स ऑफिस पर सारे टिकट सेल करवा देती। तीनों शोज में ऑडिटोरियम फुल होता था। टाइगर एक्ट को नाइट शो के लिए रिजर्व रखा जाता। जब टाइगर को लाया जाता, कैप्टन 4 in 1 एक्ट को इंट्रोड्यूस करता। ये एक्ट इंडिया के नॉन वायलेंस के ट्रेडिशन को शो करता। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर एक्ट प्रस्तुत होता है। इस एक्ट पर क्वेश्चन भी आते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। इस बीच कैप्टन बिल्कुल चौकन्ना रहता। जैसे ही टाइगर का लालच गोट को के प्रति दिखता, वो अपना कोड़ा फटकार देता। ये एक बहुत बड़ा हिट रहा। टाइगर को ओवरफेड नहीं किया जाता। उसे नाइट में एक्ट के बाद भोजन मिलता। इस कारण से बकरी के साथ टाइगर को और बुरा लग रहा था। ये एक्ट ऐसा ही चलता रहा। कैप्टन का कॉन्फिडेंस राजा में बढ़ता जा रहा था। इधर गोट को देख करके राजा को जंगल के दिन याद आ रहे थे। गोट को खाने की इच्छा उसकी तीव्र होती जा रही थी। फिर एक दिन इस एक्ट के दौरान कैप्टन हमेशा की तरह वॉचफुल ही था। तभी ऑडिटोरियम में ऊपर के हिस्से से कोई गिर गया। कैप्टन का ध्यान जैसे ही उस ओर गया,
टाइगर ने बड़ी ही चालाकी से गोट का सिर अपने मुंह में ले लिया। लोगों का ध्यान टाइगर और गोट के इंसिडेंट पर जाए उसके पहले ही बड़ी सफाई से टाइगर और गोट के रिमेन्स को वहां से हटा दिया गया और इसके बाद चिंप एक्ट शुरू कर दिया गया। चैप्टर 14 में हमें बताया गया है कि ये जो घटना हुई गोट वाली, उसका परिणाम क्या निकला। इस घटना से कैप्टन बहुत नाराज हो गया। टाइगर का एक्ट कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ऑडियंस को यह कह दिया गया कि राजा नीड्स रेस्ट एंड आइसोलेशन, जिसका मतलब कुछ भी नहीं था, केवल राजा को भूखा रखा जा रहा था। 3 दिन तक राजा को भोजन और पानी नहीं दिया गया। यह आइसोलेशन राजा को बहुत परेशान कर रहा था। कैप्टन जुबली शो को बंद करने के बारे में विचारशील था और कुछ समय रेस्ट चाहता था। एक दिन कैप्टन किसी व्यक्ति के साथ उसके केज पर आया। यहीं पर मदन को नॉवल में इंट्रोड्यूस किया गया है। मदन टाइगर को लेकर के फिल्म बनाना चाहता था। वो इतना प्रभावित था कि उसे विश्वास था कि टाइगर को लीड में रख करके बनाई उसकी फिल्म इंटरनेशनल रिवार्ड तक जा सकती है। मदन टाइगर को फीड करने की रिक्वेस्ट करके गया। अंत में टाइगर को भोजन मिला। रीटा भी जानना चाहती थी कि फिल्म में वो टाइगर से क्या करवाना चाहता है। कैप्टन टाइगर को लेकर के हमेशा फेवर करता था। जब तक जीवन में वो सर्कस चला रहा है तब तक वो राजा को अपने साथ रखना चाहता था। यहाँ पर हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। चैप्टर 15 में फिल्म डायरेक्टर तीसरे दिन आता है। वो अपना प्रपोजल क्लियर करता है कि उसे राजा को लीड में रख करके एक फिल्म बनानी है। 2 हफ्ते से वो राजा की परफॉर्मेंस देख रहा था। गोट एक्सीडेंट के बाद तो डायरेक्टर राजा को लेकर के और श्योर हो गया था। डायरेक्टर अपनी स्टोरी की आउटलाइन भी लिख चुका था। हीरो जग्गू होगा, जो कि एक पहलवान था जिसका वजन 100 किलोग्राम और हाइट 2 मीटर बताई गई है। डायरेक्टर ये भी बताता है कि कहानी में जग्गू की एक पालतू बकरी बताई जाएगी जिसे टाइगर खाना चाहता है, परंतु जग्गू खाली हाथों से टाइगर का सामना करता है और टाइगर पर काबू कर लेता है और उसे पीसफुल लाइफ जीना सिखाता है। भारतीय सभ्यता के आधार नॉन वायलेंस से इसका प्रदर्शन इस फिल्म में होगा। फिल्म का बजट मॉडरेट था और शूटिंग आउटडोर होनी थी। कैप्टन राजा को इस प्रकार के काम के लिए 2 हफ्ते ही फ्री रखना चाहता था। अगर इससे ज्यादा समय फिल्म में लगा तो कंपनसेशन देना होगा। ये बात उसने मदन को कह दी थी। टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटर्न में तैयार करने का निर्णय कर लिया गया। मदन कैप्टन को समझ नहीं पा रहा था। एग्रीमेंट में वो चेंजेस चाहता था क्योंकि टाइगर को लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही वो दे सकता था। वो मदन को लोकेशन फाइनल करके अपने पास आने को कहता है। मदन साउथ डायरेक्शन की एक लोकेशन को चुनता है क्योंकि ये वुडेड एरिया है। कैप्टन भी इसे अप्रूव कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। मदन को तो ऐसा लग रहा था जैसे अब तो उसे ऑस्कर ही मिल गया है। कंस्ट्रक्ट करने का काम फास्ट शुरू होता है। चैप्टर 16 में हमें बताया गया है कि कैप्टन जाकर के सेट का मुआयना करता है, कुछ चेंजेस भी करवाता है। केज पर इवनिंग सन न आए ये निर्देश भी दे देता है। कैप्टन ने ये भी कहा है कि 24 आवर बिफोर उसे नोटिस दिया जाए ताकि टाइगर को रेडी किया जा सके। कैप्टन जग्गू के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है और फिल्म का काम हो जाए तो उसके बाद अपने यहाँ रखने की इच्छा भी जताता है। मदन उसे बताता है कि वो जग्गू से किस तरीके से मिला। एक यात्रा के दौरान वो मद्रास से ट्रिची के बीच उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और हेल्प के लिए गांव में गया था, जहां मेले में जग्गू के साथ एक साथ 4 आदमियों से कुश्ती कर रहा था और उसने उन चारों को पछाड़ दिया। उसकी पत्नी उसके दाव पर पैसे इकट्ठे कर रही थी और यही उसकी आजीविका का तरीका था। मदन ने जग्गू को 500 रुपए महीना और भोजन का ऑफर दिया और बुक कर लिया। शूटिंग के दिन जग्गू को तैयार किया गया। वो बहुत ही भोला और विनम्र किस्म का व्यक्ति था। जब सेट पर उसने टाइगर शब्द सुना तो बहुत ज्यादा घबरा गया था। चैप्टर 17 में फिल्म शूटिंग के बारे में बताया गया है। टाइगर ने जब ये एरिया देखा तो उसे जंगल के दिन याद आ गए। कैप्टन ही इस बात पर विश्वास करता है कि टाइगर का गुड बिहेवियर हो सकता है, पर उसकी भी एक लिमिट होती है। मदन ने कैप्टन को समझाया कि जब टाइगर जग्गू से टकराए तो जग्गू उसे धकेल देगा और वो अपनी पूंछ लटका लेगा। कैप्टन इसे करवाना मुश्किल मानता है, पर मदन उस पर अग्रीमेंट के आधार पर दबाव बनाता है।
इस बीच सारा क्रू और जग्गू कॉफी ब्रेक पर चले जाते हैं। कैप्टन मदन को कोई मिडिल पाथ चुनने को कहता है। वो कहता है कि राजा को हिंड लेग्स पर खड़ा कर लेगा और जग्गू को किसी टाइगर से कुश्ती का इमेजिन करके पोज लेने को कहा जाए। बाद में दोनों सीन्स ऑप्टिकल प्रिंटर के माध्यम से मर्ज कर दिए जाएं। मदन को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। कैप्टन टाइगर और जग्गू को एक दूसरे से फेमिलियर करवाना चाहता था। जग्गू दूर से कैप्टन को टाइगर को हैंडल करते हुए देखता है और डर जाता है। मदन कैप्टन को एक इलेक्ट्रिक गैजेट देता है जिससे शॉक दे करके टाइगर को कंट्रोल किया जा सकता था, पर कैप्टन को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो टाइगर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। जग्गू अचानक से कहीं गायब हो जाता है। मदन उसे पकड़ लाता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहता है। सब बता करके ही कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। वो पीछे नहीं हट सकता। जग्गू के साथ शूटिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। शूटिंग में टाइम लग रहा था। कैप्टन एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता जा रहा था। फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट का उस पर बुरा इफेक्ट भी आने लगा था। पैसों का लालच कैप्टन के अंदर बढ़ने लगा था। कैप्टन सोच रहा था कि मदन उसके पूरे सर्कस के साथ फिल्म बनाए। कुछ नया ट्राई करने की लालसा भी उसके मन में थी। रीटा भी उसकी बातों से सहमत थी। वो कैप्टन से इलेक्ट्रिक गैजेट यूज करने को भी कहती है, पर इस पर कैप्टन नाराज हो जाता है क्योंकि वो राजा पर ऐसा कोई प्रहार नहीं करना चाहता। चैप्टर 18 राजा की ट्रेनिंग के बारे में है। राजा की ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो चुकी है। राजा सर्कस लाइफ और अदर एनिमल्स को भी अब मिस कर रहा था। कैप्टन जैसे तो मदन के ऑर्डर्स का गुलाम हो गया था। राजा को रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मदन कैप्टन को बार बार जो पैसे दे रहा था उनकी धौंस दिखाने लगा था। सब कुछ एक ब्लंडर सा हो रहा था। कैप्टन राजा को इंटेलिजेंट मानता था, पर उसने इम्पॉसिबल डिमांड राजा के आगे रख दी थी। अब एक लैंब के माध्यम से प्रयास किया जाता है। एक लैंब दिखा करके राजा को ललचाया जाता है और जैसे ही राजा लैंब तक आता है उसे ऊपर कर दिया जाता है। इस कोशिश में वो अपने हिंड लेग्स पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, पर लैंब उसके आउट ऑफ रीच हो जाता है। ये सब बार बार रिपीट किया जाता है। कैमरा राजा के एक्शन को कैप्चर करने की कोशिश करता है, पर राजा अब थक चुका है। एक दिन वो लैंब को देख करके हिलता भी नहीं है क्योंकि अब उसे गुस्सा आने लगा है। टाइगर कैप्टन को कहना चाह रहा था कि अब मुझे अकेला छोड़ दो, अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूँ, अन्यथा कहीं तुम्हारे साथ मैं कुछ बुरा न कर बैठूं। और इधर मदन कैप्टन को उकसाए जा रहा था। अब कैप्टन उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रहा था, कोड़े भी मार रहा था। टाइगर कैप्टन को बहुत पसंद करता था, परंतु अब उसके लिए सब कुछ असहनीय हो गया था। इधर कैप्टन के अंदर का जो अथॉरिटी का नशा था वो बढ़ता जा रहा था। टाइगर ने एक दिन उस पर पंजा उठाया, गुर्राया और उसके पास जो वो ऑब्जेक्ट था इलेक्ट्रिक शॉक का, उसे उसके हाथ से गिरा दिया। प्रहार कुछ इस तरीके से पड़ा कि कैप्टन की ठोड़ी के नीचे गर्दन के यहाँ पर लगी और वो मर गया। चारों ओर भागदौड़ मच गई। टाइगर आश्चर्यचकित था कि वो जिस व्यक्ति से इतने समय से डर रहा था वो इतना आसानी से मर गया। किसी ने बंदूक के लिए शोर मचाया। चैप्टर 18 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 19 में हमें बताया गया है कि टाइगर अब कहाँ फ्री मूवमेंट कर रहा है। टाइगर मार्केट रोड में एंटर करता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। टाइगर ह्यूमन बिहेवियर को अब समझ रहा था। सब ये जान गए थे कि कैप्टन मर चुका है और उसका टाइगर शहर में घूम रहा है। तभी वो बच्चों को देखता है जो बड़े खुश दिखते हैं। टाइगर भी स्कूल में घुस जाता है। उसकी नजर एक खुले कमरे पर पड़ती है जो कि हेडमास्टर का है। वो वहां जाता है। टाइगर को देख करके हेडमास्टर एटिक में छुप जाता है। टाइगर अंदर जाकर के आराम से सो जाता है। तभी कोई बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। बाहर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहे हैं। मास्टर भी इन्हीं लोगों के बीच में था। मास्टर उन लोगों को टाइगर के लिए ब्रूट या बीस्ट शब्द इस्तेमाल करने से बार बार रोक रहा था। अल्फोंस नामक एक हंटर को बुलाया जाता है और मास्टर दूर बैठा उन सबको देख रहा है। अल्फोंस को बताया जाता है कि हेडमास्टर रूम में ही है और टाइगर भी वहीं है। अल्फोंस लेडर मंगवाता है। दो स्टूडेंट कबीर लेन में बने एक मकान में से इसे उठा लाते हैं। इन दोनों का नाम है रामू और शेखर, नाम याद रखिएगा। छत में एक टाइल हटा करके ओपनिंग बनाई जाती है और अल्फोंस
इतने बड़े टाइगर को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। टाइगर को उसके सोने के स्थान पर से किसी तरह उठाना जरूरी था, क्योंकि अगर उसके हिंड पार्ट पर शूट किया जाता तो वो पगला जाता। मास्टर इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है इधर, पर वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तभी सेव टाइगर कमेटी के लोग एक जीप में आते हैं, जिन्हें मास्टर ने ही बुलाया है। तो हमें बताया जाता है कि टाइगर पॉपुलेशन, जो कि करीब किसी समय में 15,000 थी, आज केवल 1500 से भी कम हो गई है। सरकार ने कानून निकाला है जिसके तहत टाइगर शूटिंग प्रोहिबिटेड है। अगर रूल तोड़ा जाता है तो 2,000 रुपए की पेनल्टी है और 1 साल का कठोर कारावास भी है। ऑफेंडर का लाइसेंस और वेपन दोनों छीना जा सकता है। अल्फोंस इस एक्ट के अंदर हमें एक प्रोविजन के बारे में बताता है कि अगर टाइगर मेन ईटर हो जाए तो उसे मारा जा सकता है। यानी कि अल्फोंस इस बात के आधार पर टाइगर को मारना चाहता है। यहाँ पर चैप्टर 19 कंप्लीट होता है। चैप्टर 20 में हमें बताया गया है कि टाइगर जाग गया है और हेडमास्टर ऊपर एटिक में दिखता है उसे। टाइगर अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन पा रहा है। हालांकि मास्टर उसके सामने नहीं है, पर मास्टर का प्रभाव उसे महसूस हो रहा है। अल्फोंस कमिटी को ब्राइब कर देता है और टाइगर को मेन ईटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सभी को स्कूल गेट से 100 गज की दूरी पर रहने के लिए कहा जाता है। यह सेफ्टी के लिए उठाया गया कदम था, अन्यथा किसी भी प्रकार से अल्फोंस जिम्मेदार नहीं होगा। उसके हाथों में रूम की चाबियां थी और हिम्मत जुटाने के लिए वो थोड़ी सी शराब पीता है। तभी मास्टर उसको एक और धक्का देता है और चाबियां उससे छीन लेता है। सेव टाइगर प्रोजेक्ट का जो चेयरमैन है, उससे एक एफिडेविट पर साइन करवाता है कि अगर मास्टर को कुछ भी होता है तो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। इधर टाइगर खुश था क्योंकि उसे फ्रीडम मिल गई थी। सर्कस लाइफ का टॉर्चर खत्म हो गया था। पर तभी दरवाजा खुलता है, मास्टर अंदर आ जाता है। उसे देख करके टाइगर उस पर अटैक करता है, पर दरवाजे से टकरा जाता है। मास्टर उसे समझाने की कोशिश करता है। टाइगर ये बात नहीं समझ पा रहा है कि उसे ह्यूमन स्पीच सिखाई किसने। मास्टर उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है। टाइगर की उम्र 15 साल थी, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के 70 के इक्वल है। बाहर से कोई मास्टर से उसकी खैरियत पूछता है और कहता है कि बाहर आने के पहले वो सबको वार्न करे। मास्टर टाइगर को नए सिरे से शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। थोड़ी देर के लिए उसे रेस्ट करने को कहता है ताकि हेडमास्टर को कमरे से निकाला जा सके। हेडमास्टर डरते डरते नीचे आता है और बाहर निकल जाता है। मास्टर टाइगर को लेकर के बाहर आता है। टाइगर मास्टर के पीछे पीछे चला जा रहा था। मास्टर ने टाइगर को नीचे नजरें करके इधर उधर देखे बिना अपने पीछे आने को कहा है। ये भी योगा का एक रूल है जिसको दिमाग को स्टेडी करने के लिए फॉलो किया जाता है। अल्फोंस सोया पड़ा है और मास्टर टाइगर को लेकर के बाहर आ जाता है। चैप्टर 21 में मास्टर स्कूल गेट से निकलता है। टाइगर उसके पीछे था। टाइगर अपनी नजरें ऊपर नहीं उठा रहा था क्योंकि मास्टर ने उसे ऐसा निर्देश दिया था। नॉर्थ की ओर वो माउंटेन्स में चले गए। मालगुडी में नॉर्मल लाइफ फिर शुरू हो गई। हर कोई टाइगर और मास्टर के बारे में बात कर रहा था। सब आश्चर्यचकित थे कि सर्कस वाला जिस टाइगर को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसे एक साधु ने कैसे कंट्रोल किया। इधर एक फ्रेमिंग शॉप वाला जिसका नाम था जयराज, वो बोलता है कि वो शुरू में नहीं डरा। मास्टर और टाइगर दोनों उसकी दुकान के पास से निकले तो साधु बोला, डोंट फियर। जयराज इस व्यक्ति को पहचान रहा था। उसने लोगों को बताया कि एलमेन स्ट्रीट में अपने मकान से वो रोज साइकिल पर निकला करता था। गोपाल या गोविंद, ऐसा ही कुछ नाम है इस साधु का। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उसे अरेस्ट भी किया गया था और इसी स्वतंत्रता संग्राम के कारण वो अपना बीए पूरा नहीं कर पाया था। ऐसी जानकारी वो साधु के बारे में देता है। स्वतंत्रता के बाद ये व्यक्ति पासपोर्ट फोटो के लिए उसकी दुकान पर आया था, पर फोटो को लेने वो कभी नहीं आया। वो इंश्योरेंस का जॉब करने लगा था और एक फॉरेन कंपनी में काम पर लग गया था। फिर एक दिन पता चला कि वो परिवार को छोड़ करके कहीं चला गया। पुलिस ने भी इस व्यक्ति को बहुत ढूंढा था। इधर अल्फोंस होश में आता है और स्कूल से चला जाता है, ये कहते हुए कि किसी ने उसे टाइगर के नाम पर मूर्ख बनाया है। चैप्टर 22 के अंदर हमें बताया गया है कि कई गांवों को पार करके टाइगर और मास्टर बढ़ते चले जा रहे हैं। मास्टर टाइगर से कहता है कि एक टाइगर का होना लोगों को डिसिप्लिन्ड रखने के लिए बहुत जरूरी है।
टाइगर अभी भी नजरें नीची करके चल रहा है। आंखें ही हर बुराई का कारण है, ऐसा मास्टर का मानना था। फिर वो मेम्पी रेंज के फूट एरिया में पहुंच जाते हैं। एक चट्टान के यहाँ उन्होंने अपने रहने की व्यवस्था कर ली है। मास्टर ने टाइगर को ज्यादा दूर न जाने की हिदायत दी है और रिवर से पानी पीने को कहा है। मास्टर ने जब टाइगर से उसका गोड का नोशन एक बार पूछा तो टाइगर उसे बताता है कि गोड जो है एक इनॉर्मस टाइगर है। इस पर मास्टर को बहुत हंसी आती है। टाइगर के ऊपर एक नॉन वायलेंट और पीसफुल इफेक्ट अब आने लगा है। मास्टर ने उसे अपने बारे में बताया कि वो अन्य लोगों की तरह सांसारिक जीवन जीता था। फिर एक दिन पता नहीं क्यों उसने सब कुछ छोड़ दिया और सिद्धार्थ की तरह निकल गया। यहाँ पर चैप्टर 22 कंप्लीट होता है। चैप्टर 23 में मास्टर इतने सुनसान स्थान पर रह रहा था और लोग यहाँ पर भी आने लगे थे उसके लिए फल फूल और अन्य सामग्री लेकर के। मास्टर ने उन सब चीजों को अस्वीकार किया और उनका मन रखने के लिए उनसे केवल एक फूल और बनाना लिया। इस सीन के साथ ही चैप्टर 23 कंप्लीट होता है। चैप्टर 24 में हमें बताया गया है कि इन दिनों टाइगर मास्टर के मेडिटेशन के टाइम पर उसके क्लोज बैठने लगा था, क्योंकि मास्टर का ऐसा मानना था कि इसका इफेक्ट उस पर भी आएगा, और टाइगर खुद भी एक सबलाइम स्टेट की ओर जाने लगा था। इस बीच एक औरत केव में आई। मास्टर ने टाइगर को उसे देख करके छुपने को कहा, क्योंकि ये औरत टाइगर से डर सकती थी। वो लगभग 50 की उम्र की एक सांवली महिला थी। उसके ग्रे हेयर थे। उसने मास्टर और टाइगर के बारे में सुना था। टाइगर जिस दिन स्कूल में था उस दिन वो भी अपनी एक पड़ोसन के साथ वहां गई थी। एक साधु ने उसके मित्र को शांत किया था और बच्चों के सुरक्षित रहने का आश्वासन भी दिया था। वो औरत कहती है कि उसके पति की आदत थी कि वो अपनी फिंगर्स अपनी आईब्रोज के आसपास रब करता था जब भी वो गहन विचार या चिंता में होता था। उसी आदत के कारण इस औरत को एहसास हुआ कि टाइगर को कंट्रोल करने वाला साधु उसका पति है। मास्टर उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, पर जब वो वापस चलने के लिए मास्टर पर दबाव बनाती है तो वो इनकार कर देता है और उसे जंगल के बाहर तक छोड़ कर के आने को कहता है। इस पर महिला कह देती है कि वो अकेले काफी समय रही है, अकेले यहाँ तक आई है तो अकेले चली भी जाएगी, और इस तरीके से वो महिला रोते हुए वहां से चली जाती है। मास्टर मेडिटेशन में बहुत दिनों तक इसके बाद बैठता है। फिर से मास्टर और टाइगर अपना रूटीन शुरू कर देते हैं। यहाँ पर चैप्टर 24 कंप्लीट होता है। चैप्टर 25 में दोनों का जीवन इसी प्रकार से चल रहा है और काफी समय बीत चुका है। अब टाइगर बूढ़ा होने लगा है। उसे उसका उठने का मन नहीं होता। बिना भोजन के वो कई कई दिनों तक रहता है, किसी कॉर्नर में बैठा रहता है, और मास्टर ये सब कुछ नोटिस करके समझ भी रहा है। फिर एक दिन वो टाइगर से कहता है कि अब उन दोनों के अलग होने का समय आ गया है, क्योंकि अब वो भी समाधि लेने वाला है और टाइगर को रिलीज करना वो चाह रहा था। उसने बताया कि एक आदमी आएगा जो कि जू चलाता है। तुम एक केज में सुरक्षित रहोगे और वो तुम्हें एक फ्री एनक्लोजर में डाल देंगे और तुम्हारी देखभाल करेंगे, ऐसा वो उसे समझाता है। अगले दिन ये व्यक्ति आता है और जानवरों की कंपनी का इस व्यक्ति को अच्छा अनुभव है। उससे टाइगर को फ्रेंडली फील हुआ। मास्टर ने उससे टाइगर को अच्छे से रखने की विनती की और फिर टाइगर को उसके साथ रवाना कर दिया। इस प्रकार से मास्टर और टाइगर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ही हमारा ये नॉवल कंप्लीट होता है, जो कि नॉन वायलेंस के बारे में भी एक संदेश है कि चाहे कितना ही हिंसक जानवर हो, उसे और कितने ही हिंसक व्यवहार वाले व्यक्ति को भी आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं अहिंसा के माध्यम से। साथ ही में भारत की जो योग साधना है उसका भी एक बेनिफिट या उसके भी महत्व को इस नॉवल के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की गई है। अगर चैप्टर वाइज मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।